आइए आज हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। तो देखिए हम अब शुरू जो करने जा रहे हैं ये हम डीमाइलिनेटिंग डिजीज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये डीमाइलिनेटिंग डिजीज है और ये सीएनएस की डीमाइलिनेटिंग डिजीज है। ठीक है, तो हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं और इसके बाद आगे हम बात करेंगे दूसरी डीमाइलिनेटिंग डिजीज की। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारे डिजीज हैं, तो मेनली 5 है, ये 5 और यहाँ पे देखिए ये 2 लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है ये, और ये देखिए एक ये पैरोक्सिसोम की डिजीज है। ठीक है, एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। तो इस सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। ठीक, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखिए हम बताएं कि ये सीएनएस की डिजीज है। ठीक है, तो सीएनएस में हमको डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा और इसमें पीएनएस के जो न्यूरॉन्स होंगे ये स्पेयर्स रहेंगे और ऑर्गन सिस्टम भी इसमें बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। तो ये दो चीज बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगी। ठीक, तो यहाँ में हमको कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा, हमको सिर्फ सीएनएस के न्यूरॉन्स में डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक, ये चीज हुई। तो यहाँ पे हम फाइंडिंग की बात करेंगे और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, और सारे सिम्टम्स को हम एक बार रिलेट कर देंगे क्यों देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन एंड डीमाइलिनेशन ऑफ सीएनएस विद सब्सिक्वेंट एक्सोनल डैमेज। ठीक है, तो ये देखिए ऑटो इम्यून डिजीज है और यहाँ पे क्या होगा, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन होगी इस वजह से और डीमाइलिनेशन उनको देखने को मिलेगा। तो ऑटो इम्यून डीमाइलिनेटिंग डिजीज है और ये सीएनएस की डिजीज है, पीएनएस की नहीं। तो सीएनएस की डिजीज है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होंगे और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पे हमको एक्सोनल डैमेज देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये बता दिया गया। और उसके बाद फिर देखिए मोस्ट ऑफन अफेक्टेड फीमेल्स एज 20 to 40। ठीक है, तो 20 to 40 ईयर के जो फीमेल्स होती हैं ये मोस्ट ऑफनली अफेक्टेड होती हैं। तो हमको पता चला कि फीमेल जो होंगी ना ये मेल से ज़्यादा अफेक्ट होंगी। तो ये इसका मेल और फीमेल के हम रेशियो बात करें तो फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगी मेल से। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हमको HLA-DR2 और 15 का भी यहाँ पे हमको रोल देखने को मिलता है, ये हम बताएं। और रिस्क फैक्टर की अभी और बात की जा रही है। देखिए और क्या रिस्क फैक्टर इसका है, तो मोर कॉमन इन इंडिविजुअल हु ग्रो अप फार्दर फ्रॉम इक्वेटर एंड विद लो सीरम विटामिन डी लेवल्स। ठीक है, तो देखिए जो लोग इक्वेटर से दूर रहते हैं और उनमें विटामिन डी का लेवल कम होता है, और जब विटामिन डी का लेवल कम होता है ना तो विटामिन डी का लेवल कम होना भी ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर है। ठीक, तो विटामिन डी का कम होना मल्टीपल स्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर है। इस वजह से जो लोग इक्वेटर के दूर रहते हैं उनमें विटामिन डी कम होता है और विटामिन डी कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिस्क में रहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। इसके अलावा हम इन्फेक्शन की बात करें तो देखिए ईबीवी के इन्फेक्शन से भी हमको मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बेसिक कि क्या होता है। तो हमको डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है सीएनएस का। ठीक है, तो यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हमको डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा। तो अब देखिए हमको सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिए कैन प्रेजेंट विद, तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगा क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो होती है ये सीएनएस का ही पार्ट होती है। ठीक है, तो हम जब पीएनएस की बात करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा देखिए ये गुलियन-बारी सिंड्रोम है। गुलियन-बारी सिंड्रोम में देखिए हमारे पीएनएस के न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम क्रेनियल नर्व की बात करेंगे तो देखिए 3rd to 12th की अफेक्ट होती है, 1st और 2nd नहीं अफेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ये सीएनएस में ही होती हैं और सीएनएस का ही पार्ट रहती हैं, पेरिफेरी में नहीं जाती हैं। इसी वजह से हमको सेकंड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होते दिखाई देगी और इसी वजह से हमको ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा यानी सेकंड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगी ये वाली, और इसी वजह से देखिए एक्यूट पेनफुल मोनो ऑक्यूलर विजन लॉस देखने को मिलेगा क्योंकि ऑप्टिक न्यूराइटिस हुई तो मोनो ऑक्यूलर एक नर्व इफेक्ट होगी, इस वजह से हमको मोनो ऑक्यूलर विजन लॉस देखने को मिलेगा। जब ऑप्टिक नर्व इफेक्ट हुई तो इधर से कोई विजन नहीं देखने को मिलेगा, तो मोनो ऑक्यूलर विजन लॉस देखने को मिला। साथ साथ हमको रिलेटिव एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो रिलेटिव एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट क्यों देखने को मिलेगा, हम बिल्कुल बात कर चुके हैं रिलेटिव एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट के टॉपिक में कि ये जो है एफरेंट पाथवे जो होते हैं ये जब डैमेज हो जाएंगे तो इसी वजह से हमको रिलेटिव एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमको देखने को मिला। और उसके अलावा देखिए हमको ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा। तो ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर से जितनी भी क्रेनियल नर्व निकलती है देखिए सब हमको अफेक्टेड देखने को मिलेंगी। तो देखिए ब्रेन स्टेम से 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, 10th, 11th, 12th ये सब निकलती हैं, तो ये सब अफेक्टेड दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ से जो फाइबर्स जाएंगे ना वो भी हमको अफेक्टेड दिखाई देंगे। तो सारे फाइबर्स यहीं से पार होते हैं। देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए सारे फाइबर कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स और देखिए स्पाइनल लेमिनिस्कस, तो ये सब यहीं से जाते हैं, इसलिए सब अफेक्टेड दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस की बात कर चुके हैं। अब ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर सिंड्रोम की बात की है कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। ठीक है, डिप्लोपिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो रही है। एटेक्सिया देखने को मिलेगा सेरिबेलर सिंड्रोम की वजह से, वर्टाइगो देखने को मिलेगा इसी सेरिबेलम की वजह से। ठीक है, तो ये देखिए सेरिबेलर सिंड्रोम है। और स्कैनिंग स्पीच देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे स्पीच बहुत स्लो हो जाएगी क्योंकि ये जो स्पीच के फाइबर्स हैं यहीं से गुजरते हैं और स्पीच में जो मसल्स रोल प्ले करती हैं वो भी इन्हीं के कंट्रोल में होती हैं। और उसके अलावा हमको देखिए डिसआर्थरिया भी देखने को मिलेगा। तो डिसआर्थरिया देखने को मिलेगा यानी फुल्ली हमको बोलने में परेशानी होगी। और स्कैनिंग स्पीच हम बोलते हैं कि स्पीच का स्लो हो जाना। ठीक है, कुछ बोलना रुक जाना मीन्स
ये स्कैनिंग स्पीच ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अलग ही फीचर है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ बोलते बोलते चुप हो जाना, फिर बोलने लगना, फिर मीन्स वर्ड से वर्ड ना मैच करना, एक वर्ड बोले दूसरे वर्ड में चुप हो जाना। और जैसे यही आप ले रहे हैं सेंसेशन अलॉन्ग सर्वाइकल स्पाइन, तो सेंसेशन अलॉन्ग सर्वाइकल स्पाइन इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्कैनिंग स्पीच। तो ये चीज़ हुई। और उसके अलावा देखिए हमको पिरामिडल ट्रैक डिमाइलिनेशन देखने को मिलेगा। तो पिरामिड जहाँ से गुजर रहे हैं उसमें हमको डिमाइलिनेशन देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमको वीकनेस और स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी। तो वीकनेस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो पिरामिडल ट्रैक जा रहे हैं वो डिमाइलिनेट होगा, इस वजह से वीकनेस देखने को मिला। और स्पास्टिसिटी इस वजह से देखने को मिलेगी क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन देखने को मिला। अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में हमको स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। और उसके अलावा देखिए स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें इफेक्ट होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जब इफेक्ट हुई तो स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम देखने को मिलेगा। जैसे तो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन अलोंग सर्वाइकल स्पाइन और नेक फ्लेक्शन, तो नेक फ्लेक्शन पे हमको इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन देखने को मिलेगा सर्वाइकल स्पाइन पे, ठीक, ये चीज़ हुई। और उसके अलावा देखिए हमको न्यूरोजेनिक ब्लैडर देखने को मिलेगा। तो हमको मालूम है कि अब जो ब्लैडर होता है, ये देखिए ये ब्लैडर जो होता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। और यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पे देखिए बीटा 3 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको जब स्टिमुलेट करता है तो ये अल्फा 1 ये बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, यानी ये स्टिमुलेट जाते हैं। और ये बीटा 3 जो स्टिमुलेट होता है तो ये डिटोरेटिव मसल जो होती है रिलैक्स होती है, इस वजह से ब्लैडर की साइज इंक्रीज होती है। तो यूरिनरी रिटेंशन में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड के इन्वॉल्व होने की वजह से हमको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। तो वही है कि यहाँ पे न्यूरोजेनिक ब्लैडर हमको देखने को मिलेगा, पैरापेरेसिस देखने को मिलेगा, यानी लोअर लेग में हमको वीकनेस पैरालिसिस टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन ये पैरालिसिस से थोड़ा कम होता है। और देखिए सेंसरी मैनिफेस्टेशन अफेक्टिंग द ट्रंक और वन और मोर एक्सट्रीमिटीज, तो जो सेंसरी मैनिफेस्टेशन होंगे ये ट्रंक को भी अफेक्ट करेंगे और हो सकता है एक से ज्यादा एक्सट्रीमिटीज को अफेक्ट करें। यानी या तो हो सकता है खाली सेंसरी हमको ट्रंक में डिफेक्ट देखने को मिले, हो सकता है सिर्फ अपर लिम्ब के एक ही अपर लिम्ब में देखने को मिले, या हो सकता है 2 अपर लिम्ब में देखने को मिले, हो सकता है अपर लिम्ब के साथ लोअर लिम्ब में भी देखने को मिले, हो सकता है अपर लिम्ब और दोनों लोअर लिम्ब में भी देखने को मिले। तो वही बताया गया 1 और मोर एक्सट्रीमिटीज। तो ये हमको सिम्टम देखने को मिले, ठीक है। तो हम सबकी अलग से बात कर चुके हैं। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि सिम्टम्स में एक्सासर्बेट विद इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो हमको सिम्टम एक्सासर्बेट होते दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसे हॉट बात है या एक्सरसाइज है, इस कंडीशन में सिम्टम एक्सासर्बेट होंगे। और रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग इज मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कोर्स। तो इसका जो कोर्स होता है रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग जो होता है ऐसा होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात की जा रही है ना, तो देखिए यहाँ पे बताएं कि जैसे डिजीज हुई तो देखिए हुआ, सिम्टम को देखने को मिला, फिर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ दिन सही रहेगा, फिर हुआ, फिर खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिलैप्सिंग, ठीक है। तो रिलैप्सिंग कोर्स ये होता है। तो 90% केस में हमको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यही रिलैप्सिंग फेज देखने को मिलता है, जबकि कुछ केसेस में हमको सेकेंडरी प्रोग्रेसिव देखने को मिलता है, यानी हुआ फिर खत्म हो जाएगा, फिर लेकिन हुआ तो कुछ ज़्यादा ही रहेगा, ऐसे ऐसे करके ये प्रोग्रेसिव होगा। तो यहाँ पे रिलैप्सिंग भी देखने को मिलेगा लेकिन ये प्रोग्रेसिव भी होगा। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। और कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी प्रोग्रेसिव देखने को मिलता है, देखिए सीधा प्रोग्रेसिव, लेकिन ये बहुत कम होता है, 2 से 3% में। मोस्टली हमको रिलैप्सिंग ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही बताया गया कि यहाँ पे रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग इज मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कोर्स ये हुआ। तो ये इसके सारे क्लिनिकल सिम्टम हो गए। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ और फिनोमिनन को उठा के लाए हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है उथ-हॉफ्स फिनोमिनन। तो इसमें क्या होता है कि जब हम हॉट बात करते हैं ना तो हॉट बात के टाइम पे यूनिलेटरल ब्लरिंग ऑफ द विजन देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं उथ-हॉफ्स फिनोमिनन। और इसी तरीके से दूसरा हमारे पास है लेरमाइट सिम्टम। तो ये लेरमाइट सिम्टम क्या होता है, लेरमाइट फिनोमिनन नहीं, लेरमाइट सिम्टम इसको हम बोलते हैं। तो लेरमाइट सिम्टम होता है कि जब नेक का फ्लेक्शन करते हैं ना तो नेक के फ्लेक्शन के टाइम पे स्पाइन में पेन हो, ठीक है। और ये कंप्रेसिव माइलोपैथी की वजह से होता है, ठीक है। तो कंप्रेसिव माइलोपैथी की वजह से जब हम नेक में यहाँ नेक फ्लेक्शन करते हैं तो स्पाइन में पेन होता है, इसी को हम बोलते हैं लेरमिट्स फिनोमिनन। और तीसरा हमारा होता है पल्फ्रिज फिनोमिनन, ठीक है। तो देखिए पल्फ्रिज फिनोमिनन क्या होता है कि विजुअल परसेप्शन जो होती है ना ये अल्टर्ड हो जाती है। और अल्टर्ड कैसे होगी, जैसे कोई 2D इमेज है ये हमको 3D दिखाई देने लगेगी, तो इसी को हम बोलते हैं पल्फ्रिज फिनोमिनन, ठीक है। तो ये हम 3 की बात कर चुके हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से इसको हम अलग से बता दिए कि उथ-हॉफ्स फिनोमिनन क्या होता है और लेरमिट्स फिनोमिनन क्या होता है और पल्फ्रिज फिनोमिनन क्या होता है। तो ये हमको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है, इसको हम बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फाइंडिंग की बात की जा रही है कि फाइंडिंग कैसे करेंगे। तो IgG लेवल एंड माइलिन बेसिक प्रोटीन इन CSF विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो IgG भी इंक्रीज होगा और माइलिन बेसिक प्रोटीन ये CSF में इंक्रीज होगा। तो लंबर पंक्चर करके हम इसको चेक कर लेंगे। और ये देखिए ऑलिगोक्लोनल बैंड्स एड इन डायग्नोसिस। तो ऑलिगोक्लोनल बैंड हमको देखने को मिलता है CSF में। तो जब हम CSF को चेक करेंगे ना तो यहाँ पे हमको यही IgG लेवल वगैरह इंक्रीज देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं ऑलिगोक्लोनल बैंड। तो ये हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा सिर्फ CSF में, हमको सीरम में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ CSF में देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, ये सिर्फ CNS की डिजीज है, इस वजह से सिर्फ CSF में हमको देखने को मिलता है। तो वही है कि ऑलिगोक्लोनल बैंड्स एड इन डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में ऑलिगोक्लोनल बैंड्स का ही मेन रोल होता है। और MRI इज गोल्ड स्टैंडर्ड, और MRI जो होती है इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड चॉइस होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक।
और इसमें देखिए हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए पेरीवेंट्रिकुलर प्लेग हमको देखने को मिलेगा। तो पेरीवेंट्रिकुलर प्लेग ये देखिए दिखाया गया, पेरीवेंट्रिकुलर प्लेग हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेरीवेंट्रिकुलर स्पेस जो होता है ना मेनली यही इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है, इस वजह से हमको पेरीवेंट्रिकुलर प्लेग देखने को मिलेगा। तो देखिए एरिया ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट लॉस एंड रिएक्टिव ग्लियोसिस, तो यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट ये लॉस होते हैं और रिएक्टिव ग्लियोसिस देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर देखिए मल्टीपल वाइट मैटर लीजन्स डिसएमिनेट इन स्पेस एंड टाइम, तो मल्टीपल वाइट मैटर लीजन्स हमको देखने को मिलेंगे डिसएमिनेटेड इन स्पेस एंड टाइम। तो देखिए इस लाइन में जो बताया गया ना कि हम मल्टीपल टाइम पे कभी हमको यहाँ पे व्हाइट मैटर का डिसएमिनेशन देखने को मिलेगा, कभी यहाँ पे देखने को मिलेगा, कभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मल्टीपल जगह पे और मल्टीपल टाइम पे देखने को मिलेगा व्हाइट मैटर का डिसएमिनेशन। तो यही यहाँ पे बताया गया कि मल्टीपल व्हाइट मैटर लीजन डिसएमिनेटेड इन स्पेस एंड टाइम, तो स्पेस और टाइम के साथ मल्टीपल व्हाइट मैटर लीजन हमको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट हम कई तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कई चीज़ें हम करते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है कि स्टॉप रिलैप्स एंड हॉल्ट या स्लो प्रोग्रेशन विद डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी। सबसे पहले हम डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी करेंगे ताकि इसका जो रिलैप्स वाला फीचर था ना, ये रिलैप्स इसका बंद हो जाए या बिल्कुल स्लो हो जाए, ठीक है। तो रिलैप्स स्लो हो जाए, अगर ये इसमें प्रोग्रेशन हो रहा है, सेकेंडरी प्रोग्रेशन हो रहा है, प्राइमरी प्रोग्रेशन, तो ये खत्म हो जाए या एकदम स्लो हो जाए। तो ये कि स्टॉप रिलैप्स एंड हॉल्ट या स्लो प्रोग्रेशन विद डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी। तो हम डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी करेंगे और डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी में हम बीटा इंटरफेरॉन, ग्लेटिरामर और नेटालिजुमैब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी में हम यूज कर लिए। और उसके बाद फिर देखिए हम एक्यूट फ्लेयर्स को ट्रीट करने के लिए आईवी स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्यूट फ्लेयर का ट्रीट के लिए आईवी स्टेरॉइड यूज किए। और उसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में देखिए जैसे हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए मस्कुरानिक एंटागोनिस्ट देते हैं। तो जब हम मस्कुरानिक एंटागोनिस्ट देंगे तो देखिए यहाँ पे M3 रिसेप्टर्स होते हैं, देखिए M3 रिसेप्टर्स, तो ये M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से ये डिट्रोसर मसल जो होगी ये रिलैक्स होगी। इस वजह से हमको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो देखने को मिला था इससे रिलीफ मिलेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए मस्कुरानिक एंटागोनिस्ट देंगे या ब्यूटिलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देंगे। तो ये भी क्या करता है, पैरालिसिस के हिसाब से कराता है। तो यहाँ के रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा। और देखिए स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए हम बैक्लोफेन या गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। और पेन को कंट्रोल करने के लिए हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या एंटी कन्वल्जेंट देंगे, ठीक है। तो ये हम करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में। तो पता चला हमारे पास 3 तरह के ट्रीटमेंट होंगे। सबसे पहले हम डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी करेंगे, उसके बाद हम एक्यूट फ्लेयर को भी ट्रीट करेंगे आईवी स्टेरॉइड के साथ, उसके बाद फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में करेंगे अलग अलग। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इस पर हम इतना टाइम दिए और सारी चीज़ें हम बता दी और हर एक मैकेनिज्म हम क्लियर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार दिखा दिया गया, ये देखिए हमको ऑप्थेल्मिक फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस है, डिप्लोपिया है, निस्टिग्मस है और इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। तो ये सब हमको देखने को मिला। और हमको देखिए न्यूरोलॉजिक फीचर देखने को मिलेगा, जैसे फटीग देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, अटेक्सिया देखने को मिलेगा और इंटेंशन ट्रीमर देखने को मिलेगा। और देखिए स्पीच में देखिए हमको डिसआर्थरिया और स्कैनिंग स्पीच ये देखने को मिलेंगे। और देखिए स्पाइनल कॉर्ड के सिम्टम की बात करें तो देखिए सेंसरी सिम्टम्स ये लॉस हो जाएंगे और वीकनेस देखने को मिलेगी और स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी। और ब्लैडर की बात करें देखिए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलती है और सारे CNS के ही सिम्टम है, ठीक। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस हम बहुत अच्छे से बता दिए। फाइंडिंग की बात की, यहाँ पे ऑलिगोक्लोनल बैंड जो होता है यही इसकी मेन डायग्नोसिस होती है। लेकिन अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम MRI करते हैं, ठीक है। और MRI में देखिए हमको मल्टीपल डिसएमिनेटेड लीजन टाइम के साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हुई। और ये इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारी मेन डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ थी। बहुत सारी ये सारी डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, सबके बारे में हम अलग से बात करें, ठीक है। तो सारे हम बात कर लेंगे, तो हमारी जितनी भी डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है सब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।